हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में हम केवल अब तक 5 ग्रंथ पढ़ चुके हैं। 5 ग्रंथ ही हमने पढ़े हैं, पांचों को हमने डिटेल में पढ़ा है। 5 ग्रंथ हैं वो लेखकों के रूप में, यानी लेखक परिचय के रूप में हमने जो परिचय लिया था वो लेखक के रूप में लिया है, न कि ग्रंथ के रूप में। जैसे सबसे पहले गार सादत तोसी, उसके बाद में शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल। अब विस्तार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल रचना और रचनाकार, क्योंकि आपके जो टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है, उसमें है इतिहास ग्रंथ और रचनाकार। तो इतिहास ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ कब रचे गए, ये 5-7 ग्रंथों का ही लेंगे। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि सभी ग्रंथ हैं उनके प्रकाशन वर्ष और उनके रचयिता का नाम सारे के सारे उनका याद कर ले। अगर करता है तो भी वो बेवकूफ़ी करता है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग तय होते हैं, निश्चित होते हैं कि वो क्या पूछेंगे। आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हमें बाद में भी लेंगे, बाद में भी हमें कुछ प्रश्न है वो लेंगे। तो इसमें देखो आप कि शुक्ल के बाद में नंबर आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। द्विवेदी ने कुल 3 ग्रंथ लिखे। इनके ग्रंथों का नाम प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। वो 3 ग्रंथ हमें पता होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। डेप्थ में अगर प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिए 2 परीक्षाएं हैं, एक तो नेट में पूछते हैं या फिर कॉलेज व्याख्याता में पूछते हैं। तो इनके 3 जो नाम हैं वो हमें याद रखने हैं और तीनों का प्रकाशन वर्ष है वो भी ध्यान में रखना है। तो ये देखिए आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तो लिख लो आप, ही अभी लिख लो। यहां आपको 3 ग्रंथ लिख लें। उसके बाद में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके पाठ पढ़ेंगे, जैसे कुटज पढ़ेंगे तो कुटज में इनका पूरा विवरण ले लेंगे। अभी आप केवल इनके 3 ग्रंथ लिख लें। पहला ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका प्रकाशन ये पूछा हुआ है 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, ये पहला ग्रंथ। इसमें एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है, और वो क्या है, ये व्याख्यान ग्रंथ है। व्याख्यान ग्रंथ। व्याख्यान ग्रंथ है। इन्होंने जो एक इनका द्विवेदी जी का एक प्रसिद्ध कथन है कि यदि भारत में मुसलमान ने भी आए होते तो भी भक्ति काल का 12 आने स्वरूप वही होता जो आज है। ये इसी ग्रंथ में से लिया हुआ है, हिंदी साहित्य की भूमिका, लेकिन वो हम पढ़ेंगे भक्ति काल में, यहां उचित नहीं है। दूसरा ग्रंथ है, उसका नाम लिख लो, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1952।
कई किताबों में क्या है कि 53 भी दे रखा है, लेकिन वो सही नहीं है, ये 1952 ही है। यहां आपको एक दूसरी चीज ध्यान में रखनी है, एक ग्रंथ का नाम इससे मिलता जुलता और है, और वो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। उसमें का लिखा हुआ है, तो वो उद्गम वाला है, वो भाषा का है, हिंदी भाषा का, वो उदय नारायण तिवारी का है। और ये जो ग्रंथ है वो मैं जो आपको बता रहा हूं कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उसमें का लगा हुआ है। और वो ग्रंथ है वो राम बहोरी शुक्ल और भगीरथ मिश्र का है, राम बहोरी शुक्ल और भगीरथ मिश्र का है। तो वो यहाँ नहीं, यहाँ तो हम 3 ये लिखेंगे पहले। और तीसरा ग्रंथ है वो देख लो आप, तीसरा ग्रंथ इनका कौन सा है, क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। यहां भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, ये देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन वर्ष भी 52 ही माना जाता है, ये भी 1952। ये 3 ग्रंथ हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध हैं, जिनका संबंध इतिहास से है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं, तीनों याद रखने हैं। भूमिका सबसे पहले होगा 1940 में, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। इससे मिलता जुलता एक ग्रंथ और है, इसलिए नोट लगा के लिख लो, आदिकालीन हिंदी साहित्य, आदिकालीन हिंदी साहित्य, ये किसका है, ये शंभुनाथ सिंह का है, शंभुनाथ सिंह है, आदिकालीन हिंदी साहित्य। तो दोनों में नाम में कंफर्मेशन कर लें। नोट में ये एक चीज और लिखें आप, और वो लिखें हिंदी भाषा, ये बड़ी बड़ी किताबों में गलत लिखा हुआ नाम है, हिंदी भाषा उद्गम और विकास, ये उद्भव नहीं है, उद्गम और विकास है। बहुत सारी किताबों में ऐसा लिख रखा है, वो गलत है। फिर हमारे पास क्या प्रमाण है, तो मेरे पास ये किताब पड़ी है, कौन सी, हिंदी भाषा उद्गम और विकास, ये किसके, उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा उद्गम और विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल का विरोध किया था बहुत सी बातों में, यानी जो अंधानुकरण शुक्ल का हो रहा था उसमें सबसे पहले विरोध करने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने विरोध किया था और सह प्रमाण किया था, इन्होंने प्रमाण दिया। अब दोनों में अंतर आता है, तो यह आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो परंपराओं को महत्व दिया, जबकि शुक्ल ने युगीन परिस्थितियों को महत्व दिया। ये यहां लिखना नहीं है, क्योंकि यहां तो हम क्या लिख रहे हैं, यहां में केवल ग्रंथ और उनके रचनाकार लिख रहे हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये 3 रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में नंबर आता है राम कुमार वर्मा। देखो, इतिहास में कोई भी चीज आप याद करते हो तो जैसे मैं फटाफट नाम बोल दूं और लेखक का नाम बोल दूं तो उससे कोई फायदा नहीं है, वो किताब में भी लिखा हुआ है।
कुछ है ना वो ये पसंद करते हैं कि जैसे हमें तो फटाफट फटाफट, हाँ तो नाम वो तो किताब में लिखे पड़े हैं, वो आप पढ़ लो उनको, ठीक है ना। ये चीज है वो थोड़ी तसल्ली की है, और कहावत भी है ना कि सहज पके सो मीठा होय, सहज पके सो मीठा होय। तो धीरे धीरे यानी हम इतिहास में कुछ ग्रंथ हैं उनके नाम याद करेंगे, सोच समझ कर याद करेंगे, तो वो याद रहेंगे। अब दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हम और ले रहे हैं जिनमें से परीक्षा में एक पूछने की संभावना हर वक्त बनी रहती है। तो ये देखिए आप, अब आप ग्रंथ का नाम लिखेंगे, और ग्रंथ और रचनाकार, यानी हमें यू टर्न लेंगे। अब तक तो हम क्या है कि लेखक ले रहे थे और फिर किताब का नाम लिख रहे थे और उसका विश्लेषण कर रहे थे। अब क्या करेंगे, ग्रंथ का नाम और साथ में रचनाकार। तो सबसे पहले आप लिखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इस ग्रंथ के बारे में भी एक चीज है वो लिख लें आप, क्योंकि प्रश्न भी पूछा जाता है, और ये इसमें आप लिख लो। इस ग्रंथ के दो भाग हैं। ये ग्रंथ है वो कितने भागों में है, दो भागों में। फिर लिखो प्रथम भाग का प्रकाशन। प्रथम भाग का प्रकाशन। तो प्रथम भाग का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। यह है 1938 ईस्वी। प्रथम भाग का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। दूसरी बात भी लिखो, यह ग्रंथ यानी प्रथम भाग, यह ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभाजित है। 7 प्रकरण। 7 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें संधि काल से लेकर भक्ति काल तक का विवरण है। संधि काल से लेकर भक्ति काल तक का विवरण है। कोष्टक में लिख लो 693 ईस्वी से 1693 यानी 1000 वर्ष का ईस्वी तक का इतिहास है। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक। छह सौ 93 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक। ये राम कुमार वर्मा।
थोड़ी सी चर्चा हमें समझने पर करेंगे, लेकिन एक बार एक ग्रंथ का नाम आप और लिख लो। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। प्रकाशन वर्ष लिखो। ये भी 2 खंडों में है, इसके भी क्या है, 2 खंड है। प्रकाशन 1965 ईस्वी। 1965 ईस्वी। गणपति चंद्र गुप्त है। इन्होंने काल विभाजन जो किया है उसमें तो 3 भाग है। 3 भाग, प्रारंभिक, मध्य और आधुनिक, ये 3 भाग है। खंड इस ग्रंथ के खंड हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो 1965 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। बाकी कुछ नहीं लिखना है। अब परीक्षा तक हम इसको कैसे याद रखें, क्योंकि ग्रंथ है वो तो इंपॉर्टेंट है भाई। हमें इतना तो याद रह गया कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये तो बहुत पॉपुलर है और रामचंद्र शुक्ल को हम भूलेंगे नहीं। पहले वाले ग्रंथ हैं वो थोड़े बड़े नाम या इस तरह से हैं, या फिर नाम है वो लेखक का नाम और वो साथ ही आ गए। जैसे मिश्र बंधु विनोद में राइटर का नाम क्या है ये जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मिश्र बंधु ही है। अब दूसरा है ना शिव सिंह सरोज है, उसका कौन है, शिव सिंह ही है, तो जरूरत नहीं पड़ी। विदेशी ग्रंथ हैं वो कुछ बड़े हैं तो 2 ही हैं, तो 2 को याद रख लेंगे। यानी द इस्तवार, ऐसा कहते ही समझ में आता है कि ये फ्रेंच वाले हैं। तो गार्सा दे तोसी हो जाएगा। इंग्लिश में नाम आएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, तो ये कौन हो जाएगा, ग्रियर्सन हो जाएगा। अब ये जो ग्रंथ है ना वो आज तो हमें याद है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सारे गांव के ही तो हैं, तो ऐसा शायद ही कोई गांव होगा जहां राम कुमार नाम का आदमी नहीं होगा। इसमें चीड़ने की वो बात नहीं है भाई, किसी के दादा का नाम हो, ताऊ का नाम हो, कोई भी है, तो वो मतलब नहीं है। हमें प्रश्न याद रखने से मतलब है। तो राम कुमार है उसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गणपति चंद्र गुप्त भी इंपॉर्टेंट है। इतिहास को हम इस तरह से लेंगे कि आगे हमें इनके बारे में कुछ सोच सकें। यानी मैं अगर मेरी भाषा में कहूँ तो ये है कि राम कुमार ने इन बिन करने की आदत है, यानी आलोचना करने की आदत है। पहली विशेषता है इसकी। ये विशेषताएं चलती रही आगे। विशेषताओं पर राम कुमार वर्मा हमें 10 प्रश्न देके जाएगा और 10 प्रश्न में से 2 प्रश्न जरूर आएंगे परीक्षा में। इसलिए राम कुमार वर्मा के बारे में जानना फायदेमंद ही है। तो आज तो हम पहली बात ही जान रहे हैं, और पहली बात कौन सी है कि आलोचना करने की आदत है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है वो किसके द्वारा लिखा गया है, राम कुमार वर्मा की। दूसरी बात है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो वैज्ञानिक इतिहास है, गणेश जी को तो आप जानते ही हो, हिंदू धर्म में ही उन्हें, हमारे देवताओं की उत्पत्ति विचित्र है। हम जितने सामान्य हैं देवता उतने ही असामान्य हैं, ये हिंदू धर्म की विशेषता है। तो उसमें आप देखेंगे कि गणपति चंद्र गुप्त, गणेश जी हुए उन्हें गणपति, तो गणेश जी की बी टाइम में जत्ती जय की जोर की प्लास्टिक सर्जरी होड़ी है, बे की और कोई की भी होड़ी है, आज भी नहीं हुई ने। तो यूं बड़ो वैज्ञानिक कौन उसके, यो क्या है, वैज्ञानिक है। आज तो केवल एक ही बात याद रखनी है, गणपति चंद्र गुप्त भी 10 बार काम में आएगा, लेकिन ये इतनी बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने क्या लिखा,
वैज्ञानिक इतिहास, इस क्रम में ही एक और आते हैं। अब आपको प्रकाशन वर्ष है ना वो लेने की जरूरत नहीं है। प्रकाशन वर्ष अब आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शुरू है ये वो 1920 से शुरू होगा, तो ये लगातार रहेगा और इतने हमें नहीं याद रखने हैं, इनकी हमें जरूरत भी नहीं है। प्रकाशन वर्ष है वो यहाँ हम स्टॉप कर देंगे, इसके बाद में प्रकाशन वर्ष लेने की जरूरत नहीं है। केवल एक लेंगे जो नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, हाँ वो उसका जो है ना वो प्रकाशन वर्ष थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी इनमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहां तक तो अपना हो ही गया। अब इनके अलग अलग नाम हैं और नामों का हमें विश्लेषण करना है। कितने के नाम याद रखें, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुछ तो याद रखने ही पड़ेंगे। अब तक तो याद है ना भाई, वैज्ञानिक इतिहास गुप्त का है, आलोचनात्मक इतिहास वर्मा का है, बस पहले वाले हमें याद हैं ही। अब हमें एक लिस्ट के रूप में, एक सूची के रूप में लेंगे। सूची में यहाँ आपको बोर्ड पर भी दिखा सकता था पहले से प्रिंट करके, लेकिन उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। ये तो तब की बात होती है जब परीक्षा बहुत नजदीक हो। अब हमें कुछ इस तरह के ग्रंथों के नाम लेंगे और वो नाम हमें एक सीक्वेंस के रूप में लेने हैं कि कुछ के नाम है वो अटपटे हैं, बहुत सारे हैं उनके तो इतिहास ग्रंथ में आगे इतिहास नाम ही है। तो क्यों न हम सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लें कि हिंदी साहित्य का इतिहास किन किन ने लिखा, इस नाम से इतिहास ग्रंथ लिखने वाले कौन हैं। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर नगेंद्र है। डॉक्टर नगेंद्र वैसे भी इंपॉर्टेंट है, नगेंद्र पर प्रश्न पूछा जाता रहा है क्योंकि इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन से ग्रंथ पर मिला? भाई पुरस्कार है वो किन मिले, सैद्धांतिक को बिन मिले या ये आपने बिन मिले? सैद्धांतिक को मैंने तो हमेशा ध्यान में रखना है, और शुक्ल को नहीं मिला हुआ है, शुक्ल को ये पुरस्कार नहीं मिला। तो आपको ये ध्यान में रख, क्यों को नहीं मिले हो, क्यों पहले ही हो गया शुक्ल तो, और पुरस्कार बाद में शुरू हुआ, ये 54 के बाद की बात है। तो नगेंद्र है, उनको ये पुरस्कार 65 का मिला था, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, और वो कौन सी रचना पर मिला? रस सिद्धांत पर, रस सिद्धांत। जबकि रस सिद्धांत है वो इतिहास ग्रंथ नहीं है। तो पहले हमें नगेंद्र को चूज करना चाहिए कि नगेंद्र की 3 किताबें हैं, उनका नाम आप लिख लो। इन तीनों में से कोई एक है, वो पूछते रहे हैं। तो पहला तो लिख लो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष भी लिख लो, औरों का नहीं लिखना है इसका, ये लिख लो 1973 में, 73। लिख लिया। दूसरा लिखो रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका। फिर एक लिख लो रस सिद्धांत। रस मीमांसा है वो रामचंद्र शुक्ल की मीमांसा। अब कैसे भी कितना ही बड़ा है, उसका अपमान हम नहीं करना चाहते, मन से नहीं करना चाहते, लेकिन आपको जो है वो ध्यान है वो क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि हमें प्रश्न याद रह जाए। तो आप ये देखें रामचंद्र शुक्ल है, ये दिक्कत आ जाए कि रस एक से नाम आएंगे, रस मीमांसा, रस सिद्धांत, रस, यानी सारे एक से एक जैसे नाम आपको मिलेंगे, रस संग्रह और है, तो उनमें हमें फर्क करना पड़ेगा। और फर्क करेंगे तो कुछ इस तरह की अनहोनी बातें वो भी हमें लेनी पड़ती है क्राइटेरिया में। तो वो आप देखेंगे कि एक जो है वो है कि रामचंद्र शुक्ल को पुरस्कार मिला क्या? नहीं मिला ने, हाँ ही म्याऊं म्याऊं करके रही हो। तो मीमांसा है वो किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो रीति काव्य की भूमिका है, रस सिद्धांत है, ये इनकी रचनाएं हैं। एक आप वो लिख लो, हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास। हिंदी साहित्य का, इनके साथ में भी कोई था क्या? हाँ, हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास। और ये जो एनवनी के साथ में, नगेंद्र के साथ में डॉक्टर मोहन अवस्थी भी था। मोहन अवस्थी, डॉक्टर मोहन अवस्थी था। अब यहां नोट लगा के भी लिख लो, और नोट में से प्रश्न आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है, तो नोट लगा के लिख लो। डॉक्टर नगेंद्र ने नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, कोष्टक में लिख लो 16 खंडों में प्रकाशित। ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछ चुके। इनकी जो योजना जो पहले थी ना, वो कुछ किताबों में लिखा हुआ है 18 खंडों में, तो वो योजना थी, ये प्रकाशित 16 खंडों में हो चुका पहले ही। 16 खंड हैं इसके। ये प्रश्न पूछते हैं, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के छठे खंड, छठे का मतलब षष्ठ या षष्ठम लिखूं, षष्ठम नहीं होगा, औरों में तो मैं होता है पंचम नवम, लेकिन षष्ठम में नहीं होता। ये षष्ठम कहते ही गलत हो जाएगा शब्द। षष्ठ छठा भाग, ये क्या है? छठा भाग है। नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसका नाम था रीतिकाल रीतिबद्ध, इसके बाद में रीति मुक्त था। ये अलग अलग खंड हैं। तो इन्होंने किसका संपादन किया? क्योंकि 16 खंड हैं तो अनेक ने संपादन किया, और उनमें नगेंद्र हैं वो प्रमुख हैं। तो इन्होंने एक तो छठे खंड का, छठे खंड, एक 10वें खंड का, 10म खंड, ये देखो इसमें मैं आ गया, 10म खंड, और एक जो 15वां खंड है, इसका संपादन किया। 15वें खंड में इनके साथ और थे, लेकिन छठे और 10म का अकेले ने किया। ठीक है, छठे खंड का, 10वें खंड का और 15वें खंड का संपादन किया। ये नगेंद्र की बड़ी उपलब्धि थी। और ये इसका जो ये इतिहास है, ये नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है। इसमें 16 खंड हैं, और पहला खंड है ने वो चंद्रबली पांडे ने उसका संपादन किया था। ये तो आपको बाद में जरूरत पड़ी तो लिखवा देंगे, अदरवाइज अभी यहां जरूरत नहीं है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र भी हो गए। अब इसमें लिख लो आप, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस नाम से किस किस ने ये ग्रंथ लिखा? तो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो नगेंद्र तो हो ही गए, शुक्ल हो ही गए, ये दो तो आ ही जाएंगे। फिर बाद वाले लेखक हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो एक तो इसमें कौन है? आचार्य चतुरसेन, आचार्य चतुरसेन।
एक लेखिका भी है, कौन है? शकुंतला अग्रवाल। शकुंतला अग्रवाल। शकुंतला अग्रवाल। तीसरे हैं डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा। हरिश्चंद्र वर्मा। हरिश्चंद्र वर्मा। एक है राममूर्ति त्रिपाठी। अगले लिख लो आप, राममूर्ति त्रिपाठी। राममूर्ति त्रिपाठी। और एक नाम आपको लिखना है इसमें, रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। कौन सा? ये रमाशंकर, ये कुछ जगह ऐसे लिखा हुआ है, रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये इंपॉर्टेंट है। इनमें इंपॉर्टेंट क्यों अभी पता चलेगा आपको। हालांकि कोई जोड़ा नहीं है, रमा है वो लक्ष्मी है, शंकर अलग चीज है, ठीक है ना। हाँ, रमा के साथ में तो विष्णु का ये तो हो सकता है, रमाकांत और ये शब्द हैं, लेकिन नाम है भाई, नाम का कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई वो नहीं है। अब यहां पे रमाशंकर शुक्ल रसाल है, यहां कोष्टक में लिख लो। ये प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार, और इसमें आप लिख लो, आकार या कलेवर की दृष्टि से सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ है। आकार या कलेवर में सबसे बड़ा। आकार यानी कलेवर में सबसे बड़ा ग्रंथ है। आकार या कलेवर में सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो, ऐसे तो और भी है, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक है, उन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अब एक को क्या छोड़ा, वो भी लिख लो ना फिर। ये देखो आप, विजयेंद्र स्नातक, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। इसके बाद है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी। इसके लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। 8 खंडों में है ये, हम पाठ में भी पढ़ेंगे। राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथ और ग्रंथकार, यानी ग्रंथों के जो रचयिता हैं उनके नाम पढ़ रहे हैं। तो कविता कौमुदी के कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। अगला ग्रंथ है ब्रजमाधुरी सार। ब्रजमाधुरी सार। ब्रजमाधुरी सार है वो किसकी है? वियोगी हरि। श्री वियोगी हरि। अगला ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा सिद्ध काव्य के लिए इंपॉर्टेंट है,
इसमें 18 सिद्ध हैं, उनकी रचनाएं मिलती है। तो हिंदी काव्य धारा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। इसके बाद में पुरातन निबंधावली, पुरातन निबंधावली है, उसके राइटर भी कौन है? राहुल सांकृत्यायन। इसके भी राहुल सांकृत्यायन। अगली रचना देखो, हिंदी के मुसलमान कवि। हिंदी के मुसलमान कवि, ये अखोरी की रचना है। अखोरी पूरा नाम क्या है? गंगा प्रसाद सिंह है। अखोरी गंगा प्रसाद सिंह है। नेक्स्ट, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये मुक्तिबोध की रचना है। काफी इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ये गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, ये वह है। गजानन माधव मुक्तिबोध, ये नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इसके बाद में देखो, इसके बाद में यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जो ग्रंथ हैं उनके नाम लिखेंगे और फिर उनमें जजमेंट करेंगे। ये तो हमें एक बार पूरा पढ़ रहे हैं, उसके बाद में ब्रीफ करवा दूंगा कि आपको कौन से 5-7 ही नाम याद रखने हैं। वरना तो क्या है कि इसमें बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो वो नहीं, बल्कि ये 5-7 हैं, इनको आप जरूर याद रखें। ये देखो, ये 4 ग्रंथ ले रहे हैं। जैसे एक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। यह पहले हमें इनके नाम लिख लेते हैं, यहां रचनाकार का नाम लिख लेंगे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। दूसरा देखो, यह है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आधा इतिहास। तीसरा देखो, हिंदी साहित्य का, ये 7-8 ग्रंथ हैं इस प्रकार के। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त इतिहास, ये याद करने की बात आपको बता रहा हूं मैं कि हमें इनको किस तरह से ध्यान में रखें, परीक्षा तक के क्या ये हमारे साथ रह सकते हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है। तो ये तो आपको बताया हुआ है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसमें दूसरा शब्द है, यहां आधा शब्द है,
यहां संक्षिप्त शब्द है। हो गया। अब यहां कंफर्मेशन करना है। जैसे मान लीजिए ये 3 किताबें हैं, एक और ले लेते हैं चलो, हिंदी साहित्य का, क्योंकि 4 विकल्प आएंगे। यानी आप कैसे करें, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, सरल इतिहास। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है। इस साइड में 4 नाम दिए हुए हैं और उनको सुमेलित करना है, ठीक है। सुमेलित करने का प्रश्न है वो भी इसमें आ सकता है। तो जैसे 1 नंबर है उस पर दिया हुआ है सुमन राज्य, हो गया। दूसरे में दिया हुआ है नंद दुलारे वाजपेयी, ये दिया हुआ है नंद दुलारे वाजपेयी। तीसरे में दिया हुआ है बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह है। और चौथे में दिया हुआ है विश्वनाथ त्रिपाठी। यहां 2 प्रकार के प्रश्न बन गए। हमें प्रश्न ही करने हैं वहां, तो प्रश्नों का ध्यान रखना है। अब एक बात है, वो अगर आपने ध्यान में रख लिया कि हमारे ये प्रचलन में है कि बच्चा भगवान का दूसरा रूप होता है। बच्चा क्या है, भगवान का दूसरा रूप। एक इतिहास ग्रंथ में क्या है, दूसरा है। इसका मतलब है दूसरा है उसका बच्चन सिंह है। उसका कौन होगा, बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, वो किसने लिखा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। हो गया। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, और वो क्या रखनी है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास हमें कैसे भी करके, चाहे कोई भी नाराज हो जाए, अगर नौकरी लग जाएंगे तो सब राज्य हो जाएंगे। भाई नौकरी लग जाएंगे तो सारा राज्य होगा को नहीं। हाँ, तो वो बात ध्यान में रखनी है। तो जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई कामना आदो कौन छोड़ सके, औरत या पुरुष ये बताना है, ये नहीं बोल रही है इधर। हाँ, तो कौन आदो बीच में छोड़ दे, पूर्व पेश करे भी नहीं। हाँ, तभी तो ये कारण है ने। हाँ, यही तो कारण है कि भाई यानी ने तो दाग में ले जाए और ने बारात में, क्योंकि दोनों ही काम इंपॉर्टेंट है। यो आधा काम दोनों ही ठीक को नहीं। हाँ, तो ये आधा काम है वो कौन करे, स्त्री करे ने। ये जितने भी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उनमें 2 ही स्त्री लेखक हैं। लेखिका मान लो आप कि 2 लेखिका हैं, और वो एक तो है सुमन राज्य, और एक हमने इससे पहले हम पढ़ चुके अग्रवाल, शकुंतला अग्रवाल। तो शकुंतला अग्रवाल है ने, उसका तो सीधा ये हिंदी साहित्य का इतिहास। तो वो तो हमें 5 नाम वहां याद रखने हैं, बल्कि यहां आपको ये ध्यान में रखना है कि आधो काम कौन छोड़े, लुगाई छोड़ने ने। तो यहां ये सुमन राज्य, ये हिंदी साहित्य का आधा इतिहास हो गया। दूसरे देखें, एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि आप दुलार करा, जैसे छोटा बच्चा है, उसको लाड प्यार करते हैं, उसको क्या कहते हैं, दुलार कहते हैं, ठीक है ना। तो छोटन करा या बड्डे नहीं, छोटे नहीं के, छोटे को मतलब संक्षिप्त भी हो है। छोटे को मतलब क्या है, संक्षिप्त। तो ये हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है, वो किसने लिखा, ये नंद दुलारे वाजपेयी ने। ये नंद दुलारे वाजपेयी। फिर देखो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, तो सरल इतिहास है, ये सुमेलित है। या दूसरे प्रकार का प्रश्न क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से सुमेलित है। तो सुमेलित यही था केवल, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो सरल इतिहास है वो विश्वनाथ त्रिपाठी का है। त्रिपाठी, त्रिपाठी है वो सरल ही है।
और विश्व का नाथ है ना, वो क्या है? विश्वनाथ शब्द है वो भी सरल है, इसमें कोई संधि नहीं है। विश्व जोड़े हाँ नाथ, इसमें कोई संधि नहीं है। विश्वामित्र में तो फिर भी आ की मात्रा बनेगी, और इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा है। तो ऐसे करके कुछ है ना वो थोड़ा बहुत याद रखने का प्रयास करें। अब अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लो। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, वो तो किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह है। आधा इतिहास सुमन राज्य, आधा इतिहास सुमन राज्य। तीसरा आप लिख रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। सरल है वो, विश्व को नाथ है। विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। फिर अगली रचना लिख लो। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ऐसे ऐसे नाम आएंगे सारे। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। ये बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। यहां थोड़ी सी आप पहचान बना सकते हो। बोलो क्या बनाओगे, कैसे याद रखोगे? आज तो याद है गुलाब राय, लेकिन परीक्षा में तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास से मतलब नहीं है, हमें तो इस शब्द से ही तो मतलब है, इससे हम पहचान कर रहे हैं। हमें कम से कम भी जो है वो 10-12 ग्रंथ ऐसे हैं इतिहास के जिनमें केवल एक नाम चेंज हो रहा है। अभी भी हमने इससे पहले पढ़े थे ने, उसमें पढ़ा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, फिर पढ़ा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो आलोचनात्मक शब्द है, फिर वैज्ञानिक बदला, फिर हमने 4 अभी लिए ही थे। आधा इतिहास, दूसरा इतिहास, संक्षिप्त इतिहास, सरल इतिहास। इसका मतलब इन शब्दों को हमें जोड़ना है केवल, बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास है वो तो सब में आ रहा है। तो यहां आप देख रहे हैं सुबोध, सुबोध में बे आयोग को नहीं आगे ने, और इनमें बाबू बई बे ही, ये देखिए आप गुलाब राय। तो ये इससे आप जो है ना वो सीक्वेंस कर सकते हैं। ये देखो आप, इसका मतलब सुबोध इतिहास है वो किसका है? गुलाब राय का है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। फिर ऐसा ही एक टाइटल और लिख लो, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, विवेचनात्मक इतिहास। ये सूर्यकांत शास्त्री, सूर्यकांत शास्त्री। ये कांत शब्द है,
सूर्यकांत शास्त्री। यहां एक शब्द आया कौन सा, विवेचन वाला। ये देखिए आप, विवेचनात्मक। क्योंकि मुझे तो ये याद रह जाएगा, वो ऐसे कि भाई हमारे तो एक हैं गुरुजी हैं, उनका नाम ही सूर्यकांत है, शास्त्री तो नहीं है, बोले सूर्यकांत ही तो याद रखना है। तो वो इतिहास के टीचर हैं, तो सारे दिन क्या करते रहते हैं, विवेचना। सारे दिन क्या करेंगे, विवेचना ही करते रहते हैं। तो ये विवेचनात्मक इतिहास। और सूरज है वो भी सारे दिन क्या करे, आप सूरज की विवेचना करवोगना। अब अतो चढ़ायो, अब एकदम सिर पर आ गयो, अब डल गयो है। तो सूर्य है उसकी हम विवेचना करते ही रहते हैं। तो ये क्या हुआ, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। 3 ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें राजस्थानी शब्द आता है। तो राजस्थानी शब्द आए ने तब मेनारिया है, मोतीलाल मेनारिया। ये लिख लो ये ग्रंथ तो राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य। ये डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया। दूसरा लिख लो, राजस्थानी पिंगल साहित्य। राजस्थानी पिंगल साहित्य। राजस्थानी पिंगल साहित्य। ये भी किसकी रचना है, मोतीलाल मेनारिया। तीसरा ग्रंथ है वो भी राजस्थानी पर है, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। ये भी मोतीलाल मेनारिया। तो कहने मतलब राजस्थानी शब्द आ जाए, हमें कोई एग्जैक्टली नाम याद रखने जरूरी नहीं है। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया। दूसरा है राजस्थानी पिंगल साहित्य, तो भी मोतीलाल मेनारिया। और राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, तो भी क्या है, मोतीलाल मेनारिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थानी धरती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मोती और लाल ही हुए हैं सारे शब्द जो हैं वो क्या है, क्योंकि हमारी जो धरती है, राजस्थानी धरती है, वो वीर प्रसूता है। तो वीर है वही क्या होते हैं, मोती लाल हीरे जो भी है। तो मोतीलाल मेनारिया है वो राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, ये सारा का सारा है वो इनका ही होगा। तो कहने मतलब है कुछ ग्रंथ हैं वो हमें थोड़े से याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक जो किताब है वो लिख लो आप, हिंदी। ये अच्छी परीक्षा में पूछा जाता है। ये हिंदी है वो इतिहास ग्रंथ है, ये मानो आप छोटा सा है, एक पुस्तक है और उसका नाम ही क्या है, हिंदी है। आजकल जिस प्रकार के आरपीएससी के पेपर आ रहे हैं उनको देखते हुए हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहिए, ये वक्त की डिमांड है। तो हिंदी है वो किसकी है, बद्रीनाथ की, बद्रीनाथ भट्ट। इसके लेखक कौन है, ये लिख लो, बद्रीनाथ भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट।
एक किताब और भी लिख लो, उत्तरी भारत में संत परंपरा। उत्तरी भारत में संत परंपरा। परशुराम चतुर्वेदी। उत्तरी भारत में संत परंपरा, इसके लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी। नाम ही संत जैसा लग रहा है। परशुराम जी तो संत ही तो थे, ऋषि थे, तो परशुराम संत परंपरा। एक लिख लो, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। ये ब्रजरत्न दास, ब्रजरत्न दास, ब्रजरत्न दास। ये हमने कुछ ग्रंथ लिए। अब आपको सरल पेपर का तरीका तो मैं आपको बता सकता हूं। कुछ ये सोच रहे हैं कि इतने ग्रंथ हैं वो तो कैसे याद रखेंगे, तो किताबों में तो और भी ज्यादा मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी किताबें हैं। इनमें मुख्य रूप से आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि वो 5 ग्रंथ जो आपको डिटेल से बताए थे उनकी तो डिटेल भी याद रखनी है भाई। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है, वो हमें उसके बारे में पूरा ध्यान रखना है कि कब उसका प्रकाशन हुआ, उसमें कितने कवियों का वर्णन है, कितने सालों का वो है, उसकी खास बात क्या है, वो ही ज्यादा लोकप्रिय क्यों हुआ, उसमें नामकरण है वो दोहरा नामकरण, तो उनमें से कौन सा नामकरण है वो अधिक प्रचलित रहा, अधिक लोकप्रिय हुआ, तो वो कौन सा नामकरण था, प्रवृत्तिगत या फिर कालगत, प्रवृत्तिगत। तो ये चीजें हमें उसमें याद रखनी है। उसके बाद में आपको बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की तीनों किताबें याद रखनी है। हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रकाशन वर्ष सहित। तो हिंदी साहित्य की भूमिका है वो 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी 1952 में। इनमें से व्याख्यान ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको राम कुमार वर्मा का बताया, तो वो तो शायद आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आलोचना कौन करे है, राम कुमार। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष 1938। फिर है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त, और 1965। ये राम कुमार वर्मा का है, ये कितने भागों में है, 2 में। इसमें पहला जो भाग है उसके कितने प्रकरण हैं, 7 प्रकरण। 7 प्रकरण हो गए ना, 7 प्रकरण है। और दूसरा जो भाग था वो प्रकाशित ही नहीं हुआ, ये तो आराम ही हो गया नहीं को, निबी के बारे में और पढ़ना पड़ता। और ये जो है ना वो संधि काल से लेकर के भक्ति काल तक है, यानी 693 से लेकर के 1693 ईस्वी तक, ये हमने इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र, तो डॉक्टर नगेंद्र भी इंपॉर्टेंट है। इनमें एक तो इनका ग्रंथ है वो इतिहास को छोड़ करके रस सिद्धांत याद रखना है, एक दूसरा रीति काव्य की भूमिका, और एक हिंदी साहित्य का इतिहास है ही, एक हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र को
पुरस्कार भी मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ नहीं मिला, ज्ञानपीठ तो अभी बताएंगे आपको, बाद में आएगा तब। हाँ, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? कौन से वर्ष का मिला? 1965 का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने ये ग्रंथ लिए ही हैं, तो ये आधा इतिहास, दूसरा इतिहास, संक्षिप्त इतिहास, सरल इतिहास, सुबोध इतिहास, एक रचना और भी, जैसे ये सारी चीजें सारे लिखित ही हैं ने, लेकिन एक मौखिक इतिहास भी है, और वो लिख लो आप, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। ये नीलाभ का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, इसके राइटर हैं नीलाभ। एक आपको ये बता दिया ना, हिंदी पुस्तक साहित्य नहीं बताया, नहीं बताया ने। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखो। ये तो लिख लिया कि हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, और फिर लिख लो हिंदी पुस्तक साहित्य। हिंदी पुस्तक साहित्य। हिंदी पुस्तक साहित्य, हिंदी पुस्तक साहित्य। माता प्रसाद गुप्त, इसके राइटर कौन है? माता प्रसाद गुप्त। ये भी हम याद रख सकते हैं कि, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, वैसे तो क्या है कि गाय हमारी माता है, ये कहते हो, सुनते हो। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास पुस्तक है जिसको आप रोजाना पढ़ते हो और वो गिर जाए या उसके पैर लग जाए, तो उसको भी हम क्या करते हैं? माथे के लगाएंगे ना। हाँ, तो यानी माँ की तरह ही आदर करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि पुस्तक हमारी माता है। जब तक नौकरी नहीं लगे ना, तब तक पुस्तक को ही माता मानना है कि पुस्तक हमारी माता है। और नहीं, ये नहीं, कुछ तो आता ही है, हमें कुछ नहीं आता है। हाँ, तो पुस्तक हमारी माता है। ये क्या है? माता प्रसाद गुप्त होगा। एक दूसरा और लिखो आप, दूसरी एक किताब है, वो हिंदी साहित्य की कहानी। हिंदी साहित्य की कहानी। हिंदी साहित्य की कहानी। ये हैं प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे। तो ये भी देखो आप, हिंदी साहित्य की कहानी। तो ये आपको याद रखना है कि माचवे का मतलब माचग्यो। माचग्यो का क्या होगा भाई? कोई माच जा जना भी ना पान के कहानी सुना के, तो टब्बर अगर माच जा का मतलब वो रोने लग जाता है, तब उसको क्या सुनाते हैं? कहानी। तो माचवे है, इसमें क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य की कहानी। ये प्रभाकर माचवे कोई ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि ये जो तार सप्तक है आगे का, उसमें जो चार सप्तक हम चार लेंगे, उनमें से प्रथम तार सप्तक के कवि हैं प्रभाकर माचवे। ये पूछा हुआ है। तो प्रथम तार सप्तक में पहले में क्यों लियो इन्हें? क्योंकि माच गयो। हाँ,
मास जाओ बिन पहले चोटी लेना पड़ेगा ने, लेना ही पड़ेगा ने। हाँ कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मंत्रिमंडल में भी तो यही हुआ था अभी। हाँ जगह मास क्या मान के, हाँ बेन मंत्री बनाना पड़ोगो। हाँ तो और अब भी माच रहे हैं कई रटिया थोड़ी। हाँ तो हिंदी साहित्य की कहानी, इसके कौन है, प्रभाकर माचवे। ये आपको ध्यान में रखना है। एक लास्ट ग्रंथ है वो लिख लो आप, हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला। इसके राइटर कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास, ये इसके राइटर हैं। तो ये किताबें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। कुछ मैंने आपको बता दिया कि अगर टाइटल में दूसरा शब्द आता है तो बच्चन सिंह, आधा आता है तो सुमन राज्य। सुमन राज्य भी तार सप्तक में है, तार सप्तक में, लेकिन ये लास्ट में है, चौथे में। हाँ चौथे में कोई आणो कौन चावे ने, लेकिन ये आ राज्य होगी। चौथे माना का सुमन राज्य है वा राज्य होगी। तो सुमन राज्य है वो कौन से तार सप्तक में है, चौथे में है। भी ऐसे तो किताबों में लिखा ही पड़ा है ने। आपको फायदा क्या होगा कि कुछ आधा काम तो मैं कर दूं आपका याद करने का। अब आपको शायद याद रहेगा कि इससे पहले वाला जो ग्रंथ है कौन सा, हिंदी साहित्य की कहानी। तो कहानी आते ही आप 4 विकल्प पाएंगे तो शायद कर सकते हैं कि माचवे भी ने कहानी सुना दो। हाँ तो ये क्या होगा, प्रभाकर माचवे हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हमने कितना याद किया है इन ग्रंथों को, इतिहास ग्रंथों को। अब लेंगे कुछ प्रश्न और वो प्रश्न आपको बताने हैं। प्रश्न बता दोगे? इतने याद रखने हैं जितने मैंने आपको लिखवा दिए हैं वो ध्यान में रखने हैं। बाकी अगर कोई जरूरी हुआ तो वो टेस्ट में आ जाएगा। आगे जो टेस्ट होंगे ना, जैसे आदिकाल के बाद में आदिकाल का पूरा टेस्ट होगा, तो जरूरत समझी जाएगी या कोई इंपॉर्टेंट होगा, किसी परीक्षा में आ सकता है या आया हुआ है, तो ऐसे प्रश्न है वो हम बाद में ले लेंगे। ये देखिए कि कुछ जो प्रश्न है वो पहले के आए हुए भी हैं, ज्यादातर इसमें आए हुए प्रश्न है। कुछ प्रश्न इससे पहले भी हमने किए थे, कुछ प्रश्न है वो पहले भी किए थे। ये देखो आप, ग्रंथ और लेखक से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ये 2nd ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2018 में आया हुआ है। हिंदी साहित्य की भूमिका, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दूसरा है हिंदी भाषा और साहित्य, ये श्याम सुंदर दास का है, ये हमने लिखा नहीं है, तो ये आप ध्यान रखोगे, नोट कर लोगे। हिंदी भाषा और साहित्य ये श्याम सुंदर दास का है। हिंदी कोविद रत्नमाला है वो भी किसका है, श्याम सुंदर दास का, और ये भी श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा और साहित्य ये नोट कर लें। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। रीति काव्य की भूमिका बताया वो आपको डॉक्टर नगेंद्र, देखो परीक्षा में आए हुए हैं कि हमारा कितना आ रहा है, लेकिन यही पता चल जाएगा आपको हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे आप प्रश्न कर सकते थे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, इसका ये ग्रंथ नहीं है, इन्होंने एक ग्रंथ संपादित किया है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी। और वो जो ग्रंथ है वो क्या है,
हाँ, नहीं, साहित्य कोश भी इनका है धीरेन्द्र वर्मा का, और एक और ग्रंथ है जिसमें ये केवल एक ही नहीं है, अन्य को भी इन्होंने शामिल किया है, साथ में लिया है। और हिंदी भाषा साहित्य, हिंदी भाषा साहित्य है वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है। तो यहां उत्तर कौन सा हो जाएगा? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इस टाइटल से कईयों ने ये ग्रंथ लिखा। शुक्ल ने लिखा, नगेंद्र ने लिखा, उसके बाद में विजयेंद्र स्नातक ने लिखा, आचार्य चतुर्सेन ने लिखा, राममूर्ति त्रिपाठी ने लिखा, शकुंतला अग्रवाल ने लिखा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसने नहीं लिखा। तो ये 4-5 हैं वो ध्यान में रखने हैं। तो उनमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा नहीं है। अगला प्रश्न, रीतिकाल। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। ये कथन किसका है? ये सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा में ही पूछा हुआ है। तो ऐसा जो कथन है वो आपको मैंने लिखवा दिया। और ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? पहला। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को ही समावित किया गया है? तो ये किसका ग्रंथ है? वर्मा का है, डॉक्टर है। और वर्मा का हम जानेंगे कि आलोचना करेगा, तो यह आलोचनात्मक इतिहास हो गया। ये प्रश्न हो गया, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन। ये कौन होंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन होंगे। यानी प्रश्न हमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखा गया? नहीं को पढ़ लेना है। एक तो आपको यह ध्यान में रखना है कि यहां ये देखो नहीं हो गया। तो इसमें हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये तो किसका है? इससे ही आ गया प्रश्न कि भगवान यानी बच्चा है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। बाकी ये तीनों ग्रंथ हैं वो किसने लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहां उत्तर कौन सा हो जाएगा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बच्चन सिंह का है। नेक्स्ट, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास करने वाले, ये प्रथम इतिहास यानी इसका अनुवाद करने वाले लेखक कौन है? ये कॉलेज लेक्चर 2014 में पूछा हुआ है और ये मैंने हमेशा ही लिखवाया है, लेकिन कॉलेज लेक्चर में वही प्रश्न आते हैं। प्रश्नों में कोई वो नहीं आएगा। साहित्य का इतिहास अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो कोई थोड़ा बहुत ही अपडेट करना पड़ता है परीक्षा के अनुसार, बाकी नहीं करना पड़ता, जिंदगी में नहीं करना पड़ता। तो ये देखिए आप, इसका हिंदी अनुवाद है वो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इसके रूप में किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने। तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा? किशोरी लाल गुप्त। ये 4 नंबर उत्तर हुआ, किशोरी लाल गुप्त। फिर नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट में देखो, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पूर्व आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में प्रकाशित हुआ? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, और इसका शीर्षक है वो अलग था, हिंदी साहित्य का विकास। फिर इन्होंने नाम बदला था। कुछ ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य की रूपरेखा जो भी है, लेकिन हिंदी शब्द सागर की भूमिका है ये इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रकाशन है वो कब हुआ था? 1929 में। लिखा कब गया? 27 में। शुक्ल के इतिहास में 27 तक का इतिहास मिलता है प्रथम संस्करण में, दूसरा है उसमें 40 तक का मिल रहा है। तो ये यहां उत्तर कौन सा हो जाएगा?
हिंदी सागर की भूमिका में। ये कुछ प्रश्न थे जो हमने इससे संबंधित किए। अब हमें अगला जो प्रश्न है वो भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, और ये देखो आप 7 प्रश्न तो ये थे। इसके अलावा हमें और भी प्रश्न है वो लेंगे जो इससे संबंधित हैं। और ये देखिए आप, असुमेलित है, असुमेलित है हिंदी साहित्य का अतीत, धीरेन्द्र वर्मा। ये भी आप नोट कर लें, ये आपको नहीं लिखवाया शायद। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत है वो किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी भाषा और साहित्य, श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य की कहानी, प्रभाकर माचवे। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ब्रजरत्न दास। बाकी क्या आपको लिखवाए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। यहां भी वो देखो, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है वो विश्वनाथ त्रिपाठी का है। वो किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी। तो बिचारो त्रिपाठी है, वही सरल है। यो जो है ना विश्वनाथ प्रसाद है, तो इसमें भी आप देखोगे कि ये नाम आपको पुराना लगता है या आधुनिक मॉडर्न नाम है? पुराना ही लगता है ना, तो ये अतीत है। अतीत का मतलब पहले को, यानी भूतकाल। हाँ, तो ये विश्वनाथ है, आप वो विश्वनाथ नहीं है, आपको भूतनाथ ही ध्यान में रखना है। विश्वनाथ को नहीं योग्य है, भूतनाथ ही है। और भूत को मतलब अतीत, जो अतीत हो गया वही क्या होता है? भूत होता है। तो यहां इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? हिंदी साहित्य का अतीत। ये दो है ना, जैसे एक बीच में मैं आपको बता देता हूं कि ये वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य, ये भी आप आसानी से याद रख सकते हो। यहां मैं लिख देता हूं, एक बार आप नोट कर लें इसको। हिंदी वीर काव्य, ये टीकम सिंह तोमर, टीकम सिंह है तोमर, टीकम सिंह है तोमर, हिंदी वीर काव्य। यहां आपको इन प्रश्नों में एक स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि जो आपको नहीं आता हो ना, केवल वो लिख लें। उतना तो आप लिख सकते हो इतने टाइम में। जैसे जो चीज जो विकल्प हमें नहीं आ रहा है, हाँ, तो वो या तो मैं लिखवा देता हूँ, जो नहीं लिखवाया है वो ज्यादातर तो मुझे ध्यान में रहता है। लेकिन बाई चांस आपको नहीं आ रहा है, आप उसमें कंफर्म नहीं है, तो आप उस प्रश्न को लिख सकते हैं। बीच बीच में लिख लिया करो, क्योंकि जो ऑनलाइन है ना, उनको तो उनके पास तो पीडीएफ चला जाएगा ही, तो उन्हें तो ये प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी लिखें तो और सॉलिड होता है काम, लेकिन वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब उनको मिल ही जाएगा पीडीएफ तो क्यों लिखेंगे। तो ये वीर काव्य, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे टिक्कम सिंह, ये नाम है वो हमें कोई वीर का ही लगता है, योद्धा का, वीर योद्धा का नाम है टिक्कम सिंह। का नाम तो की है, वीरा का ही हो मैंने। तो टिक्कम सिंह तोमर है वो क्या है? वीर काव्य। ये वीर शब्द से हो गया, इनको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किसने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा? आगे ना प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा या नहीं लिखा? लिखा है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा ही है, शकुंतला अग्रवाल ने लिखा ही है, और राहुल सांकृत्यायन ने नहीं लिखा। इसमें उत्तर कौन सा होगा? राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। शकुंतला अग्रवाल, शकुंतला नाम था के लागे है,
सुधो नाम लगे है कि नागो लगे है, सुधो ही लगे ने, तो आप बेचारी कोई अन्य कोई टाइटल कौन लियो, वो सीधो वो जो पहले को चल रही होने आप वो ही रखियो कि हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न देखो, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में विभाजित है, ये प्रश्न पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड में पहले का। तो ये 16 खंडों में, कुछ में वहां उस समय भी कंट्रोवर्सी चली कि 18 खंडों में। ये कोई एक एग्जाम हुई थी 2013 में, फिर 2015 में भी एग्जाम हुई थी। हाँ, तो उसमें प्रश्न आया था, ये काफी डिस्प्यूटेड रहा। फिर इसके प्रूफ के लिए लोग है ने वो नागरिक प्रचारिणी सभा है उससे लिखवा के लिए आए। आजकल नागरिक प्रचारिणी सभा में ज्यादा काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये ग्रंथ तो था ही, किसी के पास तो है ही। तो उसने दिखा दिया कि देखो ये 16 खंड ही है, तो इसमें 16 खंड ही हैं। इनमें किन 3 खंडों का संपादन नगेंद्र ने किया, नगेंद्र ने सर्वाधिक संपादन किया। तो 3 खंडों का संपादन है वो किसने किया, नगेंद्र ने। एक तो छठा था, एक 10वां था, 6 और 10 कताओं हैं, 16 बने, 16 ही कमाइन खंडी। हाँ, लेकिन वो एक दूसरे ने और साके मिला लियो, 16 तक कौन पूछो, 15 तक ही पूछो है, एक 15वां खंड है। तो ये 3 खंड हैं, इनका इन्होंने संपादन किया। अगला प्रश्न, ये नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है। आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक किस ग्रंथ को कहा जाता है। अब बताओ प्रश्न, आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो ये तो आपको बताया हुआ है कि आधुनिक साहित्य नहीं, बल्कि कलेवर में सबसे बड़ा ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसका सबसे बड़ा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल का। यहां आपको यह ध्यान में रखना है कि हिंदी पुस्तक साहित्य है, इसको कहा जाता है बीजक। किसको कहा जाएगा, हिंदी पुस्तक साहित्य। ये लिख लो इसमें आगे आप, ये इसको टैली कर लो। ये देखिए आप, बस केवल आप इतना ही लिख लें कि हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है। आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक हिंदी पुस्तक साहित्य को कहा जाता है, और यह किसके द्वारा रचित है, माता प्रसाद गुप्त। पुस्तक हमारी माता है। फिर एक प्रश्न और देख लेते हैं, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, ये अंग्रेजी वाले हमने नहीं पढ़े, ये 3 हैं, 3 ग्रंथ हैं वो अंग्रेजी के हैं। ये तीनों आप लिख सकते हो। ये देखो आप कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो ये तो उत्तर तो इसमें आपको मैं बता देता हूं। उत्तर है वो कौन सा है, पादरी FEKE। तो FEK हो चाहे हमें कोई मतलब नहीं है, ये नाम आ जाएगा, इसका मतलब यहां तक सही है। कुछ में KE ऐसे लिखा हुआ है, कुछ में केवल KE लिखा हुआ है, तो उससे में कोई मतलब नहीं है। ये पादरी द्वारा लिखित है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। यहां हिस्ट्री के स्थान पर अगर स्केच शब्द आ जाता है, ये नोट कर लो आप, हिस्ट्री के स्थान पर स्केच नोट आ जाता है, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तब वो किसका हो गया, एडविन ग्रीव्स का। ये 3 जो है वो अंग्रेजी में नाम आपको याद रखने, ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने। ये इंद्रनाथ मदान का, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, मॉडर्न
हिंदी लिटरेचर, ये किसका है? इंद्रनाथ मदान का, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखें, जो लिखवाया जाता है यहां जो लिखता हूं ना वो आपको पीडीएफ में नहीं आएगा, क्योंकि ये डिलीट हो जाता है बाद में, केवल प्रिंटेड वही आपके पास पहुंचेगा। तो आप एक्स्ट्रा कोई लिखने वाली बात है ना, जैसे ये है तो इसमें आपको लिख लेना चाहिए कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर तो किसका है? पादरी FEKE। और ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है वो एडविन ग्रीप्स है। और मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, तीनों में लिटरेचर है, वो इंद्रनाथ मदान का है। ये आपके प्रश्न हुए। तो पूरा यानी जितने हमें ले सकते थे वो सारे ले लिए हैं। आपको याद करने हैं, इनको रिकलेक्ट करने हैं, 2-4 बार ध्यान में रखना है। लास्ट में मैं आपको ब्रीफ करा दूंगा, जो ही आदिकाल पूरा होगा तब आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी पुस्तकें हैं वो याद रखनी है। अब ले लेते हैं थोड़ा ब्रेक और इसके बाद देखें।